मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो किसी तौर आईनी पैकेज को सपोर्ट नहीं कर रहे। आज सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए और आज ये एक नोटिफिकेशन भी सामने आया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर। इस नोटिफिकेशन में जो तब्दीली की गई है वो कुछ समझ नहीं आ रही। और जो अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखसान मीर। नाज़रीन, मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक मरतबा फिर उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है कि वो किसी तौर आईनी पैकेज को सपोर्ट नहीं कर रहे। मुसव्विदा अभी तक अवाम के पास आया नहीं और इत्तेफाक राय हो सकता है अगर उसमें से गैर आईनी शिक्के निकाल दी जाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि अगर इत्तेफाक हो जाता है तमाम सियासी जमातों का आईनी नुकात पर जो कि आईनी तौर पर जस्टिफाइड शिके हैं, अगर उन पर इत्तेफाक राय हो जाता है तो फिर JUIFA हुकूमत के साथ है, वरना हम किसी तौर हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे। आज उनकी जानिब से दोबारा यकीन दहानी करवाई। लेकिन दूसरी जानिब आज सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत कर दिए और ये बिल भी कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और आज ये एक नोटिफिकेशन भी सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार की जानिब से ये जारी किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पर। और इस नोटिफिकेशन में जो तब्दीली की गई है वो कुछ समझ नहीं आ रही और जो कानूनी माहिरीन है वो भी यकीनी तौर पर जानना चाह रहे हैं कि आज चीफ जस्टिस की जानिब से क्या किया गया। पहले तो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर जिस पर दस्तखत किए गए हैं सदर की जानिब से। अब होगा क्या वो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं। नाजरीन, ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस है इसको अब कानून बना दिया गया है और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब जो चीफ जस्टिस हैं वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जो जज है वो केस मुकर्रर करेगा। जबकि इससे कबल कानून में चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। और इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक बेंच अवामी अहमियत और बुनियादी इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखते हुए मुकदमात को देखेगा और हर केस को उसकी बारी पर सुना जाएगा, वरना वजह बतानी पड़ेगी। और इसके अलावा हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा और इसका ट्रांसक्रिप्ट भी तैयार होगा और तमाम रिकॉर्डिंग और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो अवाम के लिए दस्तयाब होगा। और सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो है वो वजीर आजम और काबीना को भिजवाया गया था गुज़श्ता रोज़ और इस ऑर्डिनेंस को आज की सुबह वफाकी काबीना ने मंजूरी देते हुए सदर से इसके दस्तखत करवा लिए और इसको जो है वो पास करवा लिया। आज नाज़रीन एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जलीला असलम की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बिहाफ पर और इसमें एक बड़ी तब्दीली की गई है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि माजी में होता यह था, जैसे जस्टिस उमर अता बंदयाल पर कुछ सीनियर जजेस की तरफ से एतराज़ उठाया गया कि वो जुडिशल सिस्टम को पॉलिटिक्स का निशाना बनाते हैं और सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखते और सीनियरिटी लिस्ट को बाईपास करते हुए अपने फेवरेट या अपने लाइक माइंडेड जजेस को जो है वो बेंच का हिस्सा बनाते हैं। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस पर एतराज़ भी उठाया। उनके आने पर एक एक्ट मंजूर हुआ कि अब सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक ही तमाम तर फैसले होंगे और बेंच तश्कील पाएंगे। एक कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी होती है 3 जजेस पर मुश्तमिल, सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल, वो कमेटी फैसला करती है कि किस बेंच में कौन से जजेस शामिल होंगे और कौन सा बेंच किस नौयत का केस सुनेगा, सियासी नौयत का केस, ह्यूमन राइट्स केस, हाई प्रोफाइल केसेस, फिर वो कमेटी फैसला करती है। अब इस कमेटी की तश्कील के लिए जस्टिस मुनीब जो कि 3रे नंबर पर थे सीनियरिटी लिस्ट में, उनको यहां से निकाल दिया गया। जस्टिस मुनीब को निकालकर जस्टिस अमीन को शामिल किया गया जो कि सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर थे। और ऐसा करते हुए चीफ जस्टिस ने अपने ही माजी के जो स्टेटमेंट्स या उनके जो सपोर्ट किए गए एक्ट्स थे उनकी खिलाफ वर्जी की और लीगल फ्रेटर्निटी में इस पर बड़ी तनकीद भी की जा रही है और कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने आखिर ऐसा किया तो किया क्यों।
اب یہ جو کمیٹی تشکیل پائی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان, جسٹس امین الدین خان کو ریپلیس کرنا جسٹس منیب کے ساتھ, جو کہ سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھے. اطلاعات یہ کچھ بتا رہے ہیں لا ایکسپرٹس کے جسٹس امین کے ساتھ تو چیف جسٹس کی لائک مائنڈنس بنتی ہے, ان کی مرضی کے مطابق جو ہیں ان سے توقع کی جا سکتی ہے کسی فیصلے کی یا اس پر ڈیسیجن کی, لیکن جسٹس منیب کے ساتھ ان کا اختلاف رہتا تھا اور ان کے اختلافات بعض اوقات اتنے بڑے کہ معاملات جو ہیں وہ خفکی تک بھی پہنچے. یہ کچھ لا ایکسپرٹس نے ہمارے ساتھ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی, اور اس وجہ سے پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ تبدیلی کی بینچ میں. لیکن اس سے ایک نیگیٹو ایگزامپل ضرور سیٹ ہوئی ہے آنے والے چیف جسٹس کے لیے بھی, یا وہ ایک جو پریسیڈنٹ بڑا اچھا سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے, اب خود ہی اگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کر دی تو یقینی طور پر سوالات تو اٹھائے جائیں گے. اب جس طرح سے آج سٹیٹمنٹ آیا خواجہ آصف کا کہ 25 تاریخ تک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا بنتا ہے, ابھی ہمارے پاس چانسز ہیں. اس طرح کے سٹیٹمنٹس سیاستدانوں کی طرف سے, وزراء کی طرف سے جوڈیشری کے متعلق یا چیف جسٹس کے بارے میں اگر دیے جا رہے ہیں تو یقینی طور پر ایک جو ٹرانسپیرنٹ نظام ہے جوڈیشری کا اس کو متنازع بنانے کے مترادف ہے, اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ کا کام پارلیمنٹ ہے, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں, فیصلہ کریں عوام کے حق میں. آپ کم از کم وہ عوام کو بلوں پر تو ریلیف دے نہیں سکے, IMF کی آپ کو ماننی پڑ گئی. عوام کے جو مفاد کے فیصلے ہیں وہ تو آپ پارلیمنٹ سے کر نہیں سکتے, لیکن جوڈیشری کے معاملات میں, جوڈیشری کے تمام معاملات میں آپ خاموش نہیں ہوتے. ہر 2 منٹ بعد یا کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے یا کوئی آپ اس میں تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسا جو رویہ ہے اس کو رکنا چاہیے, اور جوڈیشری کی آزادی, جوڈیشری کی ٹرانسپیرنسی کو متنازع بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور پارلیمنٹ میں آپ کے پاس اختیار موجود ہے, آپ عوامی مفاد میں فیصلے کریں اور مقبول ہوں, اس سے آپ کو کون روک رہا ہے. کامنٹ سیکشن میں ناظرین قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں, رخسان میں کودیں. کیپٹل ڈیجیٹل سے دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.